हमारे अध्ययन में सुधार करें। माओ तसे तुन। मेरा प्रस्ताव है कि हमें पार्टी में अध्ययन की पद्धति और प्रणाली में सुधार करना चाहिए। इसके कारण निम्नलिखित हैं। 1। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 20 साल ऐसे 20 साल रहे हैं जिनमें मार्क्सवाद लेनिनवाद का सार्वभौमिक सत्य चीनी क्रांति के ठोस व्यवहार के साथ अधिकाधिक एकीकृत होता गया है। अगर हम याद करें कि हमारी पार्टी के बचपन के दौरान मार्क्सवाद लेनिनवाद और चीनी क्रांति के बारे में हमारी समझ कितनी सतही और अल्प थी, तो हम देख सकते हैं कि अब ये कितनी गहरी और समृद्ध है। 100 साल तक आपदाग्रस्त चीनी राष्ट्र के बेहतरीन बेटे और बेटियां लड़े और अपने जीवन का बलिदान दिया। एक ने खाई में कदम रखा और दूसरे ने गिरे उस सत्य की खोज में जो देश और लोगों को बचाएगा। ये हमें गाने और आंसू बहाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये केवल प्रथम विश्व युद्ध और रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद था कि हमें मार्क्सवाद लेनिनवाद मिला, जो हमारे राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए सबसे अच्छा सत्य, सबसे अच्छा हथियार है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस हथियार को चलाने में आरंभकर्ता, प्रचारक और आयोजक रही है। चीनी क्रांति के ठोस अभ्यास से जुड़ते ही मार्क्सवाद लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य ने चीनी क्रांति को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। जापान के खिलाफ प्रतिरोध के युद्ध के शुरू होने के बाद से मार्क्सवाद लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य पर आधारित हमारी पार्टी ने इस युद्ध के ठोस अभ्यास के अध्ययन और चीन और आज की दुनिया के अध्ययन में एक और कदम आगे बढ़ाया है और चीनी इतिहास के अध्ययन में भी शुरुआत की है। ये सभी बहुत अच्छे संकेत हैं। 2। हालांकि हम में अभी भी कमियां हैं और वे भी बहुत बड़ी हैं। जब तक हम इन कमियों को दूर नहीं कर लेते, मेरी राय में हम अपने काम में और मार्क्सवाद लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य को चीनी क्रांति के ठोस व्यवहार के साथ एकीकृत करने के अपने महान उद्देश्य में एक और कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करें। हमने वर्तमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अध्ययन में कुछ सफलता प्राप्त की है, लेकिन हमारी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए हमने जो सामग्री एकत्र की है वह खंडित है और इन विषयों के प्रत्येक पहलू पर हमारा शोध कार्य अव्यवस्थित है, चाहे वह राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक या सांस्कृतिक पहलू हो। आमतौर पर पिछले 20 वर्षों में हमने इन पहलुओं पर सामग्री एकत्र करने और उसका अध्ययन करने में व्यवस्थित और गहन कार्य नहीं किया है, और हमारे पास वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की जांच और अध्ययन का माहौल नहीं है। आंखों पर पट्टी बांधे गौरैये पकड़ने वाले या मछली टटोलने वाले अंधे आदमी की तरह व्यवहार करना, असभ्य और लापरवाह होना, शुद्धाडंबर में लिप्त होना, थोड़े से ज्ञान से संतुष्ट रहना ऐसी बेहद खराब कार्यशैली है जो हमारी पार्टी के कई साथियों में अभी भी मौजूद है। एक ऐसी शैली जो मार्क्सवाद लेनिनवाद की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन ने हमें सिखाया है कि परिस्थितियों का ईमानदारी से अध्ययन करना और व्यक्तिपरक इच्छाओं से नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन हमारे कई साथी इस सच्चाई का सीधा उल्लंघन करते हैं। दूसरा, इतिहास का अध्ययन करें। हालांकि कुछ पार्टी सदस्यों और समर्थकों ने ये काम किया है, लेकिन ये संगठित तरीके से नहीं किया गया है। पार्टी के कई सदस्य अभी भी चीनी इतिहास के बारे में अस्पष्ट हैं, चाहे वह पिछले 100 सालों का हो या प्राचीन काल का। कई मार्क्सवादी लेनिनवादी विद्वान हैं जो प्राचीन ग्रीस का हवाला दिए बिना अपना मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन जहां तक उनके अपने पूर्वजों का सवाल है, खेद है, उन्हें भुला दिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों या पिछले इतिहास के गंभीर अध्ययन का कोई माहौल नहीं है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी अनुभव का अध्ययन, मार्क्सवाद लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य का अध्ययन। कई साथी मार्क्सवाद लेनिनवाद का अध्ययन क्रांतिकारी व्यवहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अध्ययन के लिए करते हैं। नतीजतन, हालांकि वे पढ़ते हैं लेकिन वे पचा नहीं पाते। वे मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन के केवल एक तरफा उद्धरण ही उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन के रुख, दृष्टिकोण और पद्धति को चीन की वर्तमान स्थितियों और उसके इतिहास के ठोस अध्ययन या चीनी क्रांति की समस्याओं के ठोस विश्लेषण और समाधान पर लागू करने में असमर्थ हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति ऐसा रवैया बहुत नुकसान पहुंचाता है, खासकर मध्यम और उच्च रैंक के कार्यकर्ताओं के बीच। 1 ने अभी जिन 3 पहलुओं का जिक्र किया है, वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन की उपेक्षा, इतिहास के अध्ययन की उपेक्षा और मार्क्सवाद लेनिनवाद के अनुप्रयोग की उपेक्षा, ये तीनों ही बेहद खराब कार्यशैली का हिस्सा हैं। इसके प्रसार ने हमारे कई साथियों को नुकसान पहुंचाया है। हमारे बीच ऐसे कई साथी हैं जो इस कार्यशैली से गुमराह हो गए हैं। देश, प्रांत, काउंटी या जिले के अंदर और बाहर की विशिष्ट स्थितियों की व्यवस्थित और गहन जांच और अध्ययन करने के लिए तैयार न होने के कारण वे अपने अल्पज्ञान के अलावा किसी और आधार पर आदेश जारी नहीं करते और कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। क्या ये व्यक्तिपरक शैली अभी भी बहुत से साथियों में मौजूद नहीं है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इतिहास के बारे में कुछ भी न जानने या बहुत कम जानने पर शर्मिंदा होने के बजाय गर्व महसूस करते हैं।
खास तौर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कम लोग वास्तव में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास और अफीम युद्ध के बाद के 100 वर्षों में चीन के इतिहास को जानते हैं। शायद ही किसी ने पिछले 100 वर्षों के आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया हो। अपने देश के बारे में अनभिज्ञ कुछ लोग केवल प्राचीन ग्रीस और अन्य विदेशी देशों की कहानियां ही बता सकते हैं, और यह ज्ञान भी काफी दयनीय है, जिसमें पुरानी विदेशी पुस्तकों से कुछ बातें शामिल हैं। कई दशकों से विदेश से लौटे कई छात्र इस बीमारी से पीड़ित हैं। यूरोप, अमेरिका या जापान से घर आकर वे सिर्फ विदेशी चीजों को रट सकते हैं। वे ग्रामोफोन बन जाते हैं और नई चीजों को समझने और बनाने का अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। ये बीमारी कम्युनिस्ट पार्टी को भी लग चुकी है। यद्यपि हम मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से लोग जिस तरह से इसका अध्ययन करते हैं वह सीधे मार्क्सवाद के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, वे मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन द्वारा हमें दिए गए मौलिक सिद्धांत और व्यवहार की एकता का उल्लंघन करते हैं। इस सिद्धांत का उल्लंघन करने के बाद वे अपने स्वयं के विपरीत सिद्धांत का आविष्कार करते हैं, सिद्धांत को व्यवहार से अलग करना। स्कूलों में और काम पर कार्यकर्ताओं की शिक्षा में दर्शनशास्त्र के शिक्षक छात्रों को चीनी क्रांति के तर्क का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र के शिक्षक उन्हें चीनी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करते हैं। राजनीति विज्ञान के शिक्षक उन्हें चीनी क्रांति की रणनीति का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करते हैं। सैन्य विज्ञान के शिक्षक उन्हें चीन की विशेष विशेषताओं के अनुकूल रणनीति और कार्यनीति का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करते हैं, इत्यादि। परिणामस्वरूप त्रुटि फैलती है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। एक व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसने यानान में जो सीखा है उसे फुक्सियन में कैसे लागू किया जाए। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सीमा क्षेत्र की मुद्रा और कुओमिंतांग मुद्रा के बीच के संबंध को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से छात्र भी इसे स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कई छात्रों में एक विकृत मानसिकता पैदा हो गई है। चीन की समस्याओं में रुचि दिखाने और पार्टी के निर्देशों को गंभीरता से लेने के बजाय वे अपने शिक्षकों से सीखे गए कथित शाश्वत और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों पर अपना पूरा दिल लगा देते हैं। बेशक एक ने अभी जो कहा है वह हमारी पार्टी में सबसे बुरे प्रकार के लोगों को संदर्भित करता है, और एक यह नहीं कह रहा हूं कि यह सामान्य मामला है। हालांकि इस प्रकार के लोग मौजूद हैं और भी उनमें से काफी संख्या में हैं और वे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 3. इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दो विपरीत दृष्टिकोणों की तुलना करना चाहूंगा। प्रथम, यह व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरण का व्यवस्थित और गहन अध्ययन नहीं करता, बल्कि विशुद्ध व्यक्तिपरक उत्साह से काम करता है और आज चीन की तस्वीर को धुंधला कर देता है। इस दृष्टिकोण से वह इतिहास को काटता है, केवल प्राचीन ग्रीस को जानता है, लेकिन चीन को नहीं, और कल और परसों के चीन के बारे में धुंध में रहता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत का अमूर्त और बिना किसी उद्देश्य के अध्ययन करता है। वह मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन के पास चीनी क्रांति की सैद्धांतिक और सामरिक समस्याओं को हल करने के लिए दृष्टिकोण और विधि की तलाश करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि केवल सिद्धांत के लिए सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए जाता है। वह लक्ष्य पर तीर नहीं चलाता, बल्कि यादृच्छिक रूप से तीर चलाता है। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन ने हमें सिखाया है कि हमें वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं से आगे बढ़ना चाहिए और हमें उनसे ऐसे नियम निकालने चाहिए जो हमारे कार्य के मार्गदर्शक के रूप में काम करें। इस उद्देश्य के लिए, जैसा कि मार्क्स ने कहा है, हमें सामग्री को विस्तार से अपनाना चाहिए और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण और संश्लेषण करना चाहिए। हमारे बहुत से लोग इस तरह से काम नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत करते हैं। उनमें से बहुत से लोग शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज के चीन या कल के चीन का अध्ययन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे अपनी रुचि को वास्तविकता से अलग खोखले सिद्धांतों के अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं। बहुत से अन्य लोग व्यावहारिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे भी वस्तुगत स्थितियों के अध्ययन पर ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर केवल उत्साह पर निर्भर रहते हैं और नीति के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रतिस्थापित करते हैं। दोनों प्रकार के लोग व्यक्तिपरक पर निर्भर रहते हुए वस्तुगत वास्तविकताओं के अस्तित्व को अनदेखा करते हैं। भाषण देते समय वे शीर्षकों की एक लंबी श्रृंखला में लिप्त होते हैं, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, और लेख लिखते समय वे बहुत सारी शब्दाडंबरपूर्ण बातें करते हैं। तथ्यों से सत्य की खोज करने का उनका कोई इरादा नहीं है, बल्कि केवल बकवास करके पक्ष लेने की इच्छा है। वे सारहीन हैं, ठोसता के बिना भंगुर हैं। वे हमेशा सही होते हैं। वे स्वर्ग के नीचे नंबर 1 अधिकारी हैं, शाही दूत जो हर जगह दौड़ते हैं। हमारे रैंकों में कुछ साथियों की कार्यशैली ऐसी ही है। इस शैली से अपने आचरण को संचालित करना स्वयं को हानि पहुंचाना है,
इसे दूसरों को सिखाना दूसरों को हानि पहुंचाना है तथा इसे क्रांति को निर्देशित करने के लिए उपयोग करना क्रांति को हानि पहुंचाना है। संक्षेप में, ये व्यक्तिपरक पद्धति जो विज्ञान और मार्क्सवाद लेनिनवाद के विपरीत है, कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग, जनता और राष्ट्र का एक दुर्जेय शत्रु है। ये पार्टी भावना में अशुद्धता की अभिव्यक्ति है। एक दुर्जेय शत्रु हमारे सामने खड़ा है और हमें उसे उखाड़ फेंकना होगा। केवल जब व्यक्तिपरकता को उखाड़ फेंका जाएगा तभी मार्क्सवाद लेनिनवाद की सच्चाई प्रबल हो सकती है, पार्टी भावना को मजबूत किया जा सकता है, क्रांति विजयी हो सकती है। हमें ये दावा करना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति, यानी सिद्धांत और व्यवहार को एक करने के मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की अनुपस्थिति का अर्थ है कि पार्टी भावना या तो अनुपस्थित है या अपूर्ण है। एक दोहा है जो इस प्रकार के व्यक्ति को चित्रित करता है: दीवार पर उगने वाला सरकंडा, ऊपर से भारी, पतला तना और उथली जड़ वाला। पहाड़ियों में पाए जाने वाले बांस के पौधे तीखी जीभ वाले, मोटी खाल वाले और अंदर से खोखले। क्या यह उन लोगों के लिए उपयुक्त वर्णन नहीं है जिनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, जो केवल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन की रचनाओं से शब्द और वाक्यांशों को दोहरा सकते हैं और जो किसी भी वास्तविक ज्ञान के बिना प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं? अगर कोई वास्तव में अपनी बीमारी से खुद को ठीक करना चाहता है तो उसे सलाह देता हूं कि वह इस दोहे को याद कर ले या और भी हिम्मत दिखाए और इसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका दे। मार्क्सवाद लेनिनवाद एक विज्ञान है और विज्ञान का मतलब ईमानदार, ठोस ज्ञान है। इसमें चालाकी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें ईमानदार होना चाहिए। दूसरा मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के साथ एक व्यक्ति मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांत और पद्धति को पर्यावरण की व्यवस्थित और गहन जांच और अध्ययन के लिए लागू करता है। वह केवल उत्साह से काम नहीं करता है, बल्कि जैसा कि स्टालिन कहते हैं, क्रांतिकारी व्यापकता को व्यावहारिकता के साथ जोड़ता है। इस दृष्टिकोण के साथ वह इतिहास को नहीं काटेगा। उसके लिए प्राचीन ग्रीस को जानना पर्याप्त नहीं है, उसे चीन को भी जानना चाहिए। उसे न केवल विदेशी देशों का बल्कि चीन का भी क्रांतिकारी इतिहास जानना चाहिए। न केवल आज का चीन बल्कि कल और परसों का चीन भी। इस दृष्टिकोण के साथ एक व्यक्ति मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांत का अध्ययन इस उद्देश्य से करता है, यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत को चीनी क्रांति के वास्तविक आंदोलन के साथ एकीकृत करना और इस सिद्धांत से वह रुख, दृष्टिकोण और पद्धति तलाशना जिससे चीनी क्रांति की सैद्धांतिक और सामरिक समस्याओं को हल किया जा सके। ऐसा दृष्टिकोण लक्ष्य पर तीर चलाने जैसा है। लक्ष्य चीनी क्रांति है, तीर मार्क्सवाद लेनिनवाद है। हम चीनी कम्युनिस्ट इस तीर की तलाश में इसलिए हैं क्योंकि हम चीनी क्रांति और पूर्व की क्रांति के लक्ष्य पर निशाना साधना चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाना तथ्यों से सत्य की तलाश करना है। तथ्य वे सभी चीजें हैं जो वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद हैं। सत्य का अर्थ है उनके आंतरिक संबंध, यानी उन्हें नियंत्रित करने वाले नियम, और तलाश करना का अर्थ है अध्ययन करना। हमें देश, प्रांत, काउंटी या जिले के अंदर और बाहर की वास्तविक स्थितियों से आगे बढ़ना चाहिए और उनसे अपने कार्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में ऐसे नियम प्राप्त करने चाहिए जो उनमें निहित हो, न कि काल्पनिक। यानी हमें अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के आंतरिक संबंधों का पता लगाना चाहिए और ऐसा करने के लिए हमें व्यक्तिपरक कल्पना पर नहीं, क्षणिक उत्साह पर नहीं, बेजान किताबों पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। हमें सामग्री को विस्तार से ग्रहण करना चाहिए और मार्क्सवाद लेनिनवाद के सामान्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर उससे सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। ऐसे निष्कर्ष केवल ए, बी, सी, डी क्रम में घटनाओं की सूची या सामान्य बातों से भरे लेख नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं। ऐसा रवैया तथ्यों से सत्य की खोज करने का है, न कि बकवास करके पक्षपात करने का। ये पार्टी भावना, सिद्धांत और व्यवहार को एक करने की मार्क्सवादी लेनिनवादी शैली की अभिव्यक्ति है। ये वह रवैया है जो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी के हर सदस्य को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति इस रवैये को अपनाता है वह न तो ऊपर से भारी, पतले तने वाला और उथली जड़ों वाला होगा और न ही तीक्ष्ण जीभ वाला, मोटी चमड़ी वाला और अंदर से खोखला होगा। 4. उपरोक्त विचारों के अनुरूप 1. निम्नलिखित प्रस्ताव रखना चाहूंगा। 1. हमें पूरी पार्टी के सामने अपने आसपास की स्थिति का व्यवस्थित और गहन अध्ययन करने का कार्य रखना चाहिए। मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांत और पद्धति के आधार पर हमें अपने शत्रुओं, मित्रों और स्वयं की आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और पार्टी गतिविधियों में विकास की विस्तृत जांच और अध्ययन करना चाहिए और फिर उचित और आवश्यक निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस उद्देश्य से हमें अपने साथियों का ध्यान इन व्यावहारिक मामलों की जांच और अध्ययन की ओर आकर्षित करना चाहिए। हमें अपने साथियों को ये समझाना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख निकायों का दोहरा मूल कार्य परिस्थितियों को जानना और नीति बनाना है। पहला है दुनिया को जानना और दूसरा है दुनिया को बदलना।
हमें अपने साथियों को ये समझाना चाहिए कि जांच के बिना बोलने का कोई अधिकार नहीं है और यह कि आडंबरपूर्ण बकवास और 1 2 3 4 क्रम में घटनाओं की मात्र सूची किसी काम की नहीं है। उदाहरण के लिए एक प्रचार कार्य को लें, यदि हम अपने शत्रुओं, मित्रों और स्वयं के प्रचार के संबंध में स्थिति को नहीं जानते हैं, तो हम सही प्रचार नीति पर निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। किसी भी विभाग के काम में पहले परिस्थिति को जानना जरूरी है और उसके बाद ही काम को अच्छे से संभाला जा सकता है। पार्टी की कार्यशैली को बदलने की बुनियादी कड़ी है पार्टी में जांच और अध्ययन की योजनाएं बनाना। 2. पिछले 100 वर्षों में चीन के इतिहास के लिए हमें इसका अध्ययन करने के लिए योग्य व्यक्तियों को एकत्रित करना चाहिए, सहयोग के साथ और उचित श्रम विभाजन के साथ, और इस तरह वर्तमान अव्यवस्थित स्थिति पर काबू पाना चाहिए। सबसे पहले आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सैन्य इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक अध्ययन करना आवश्यक है और उसके बाद ही संश्लेषणात्मक अध्ययन करना संभव होगा। 3. जहां तक कार्यकर्ताओं की शिक्षा का सवाल है, चाहे वह कार्यस्थल पर हो या कार्यकर्ताओं के लिए स्कूलों में, ऐसी शिक्षा को चीनी क्रांति की व्यावहारिक समस्याओं के अध्ययन पर केंद्रित करने और मार्क्सवाद लेनिनवाद के बुनियादी सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करने की नीति स्थापित की जानी चाहिए और मार्क्सवाद लेनिनवाद को स्थिर रूप से और अलग थलग करके अध्ययन करने की पद्धति को त्याग दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मार्क्सवाद लेनिनवाद का अध्ययन करते समय हमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक के इतिहास लघु पाठ्यक्रम को मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग करना चाहिए। ये पिछले 100 वर्षों के विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन का सबसे अच्छा संश्लेषण और सारांश है, सिद्धांत और व्यवहार के एकीकरण का एक मॉडल है और अब तक पूरी दुनिया में एकमात्र व्यापक मॉडल है। जब हम देखेंगे कि कैसे लेनिन और स्टालिन ने मार्क्सवाद के सार्वभौमिक सत्य को सोवियत क्रांति के ठोस व्यवहार के साथ एकीकृत किया और इस तरह मार्क्सवाद को विकसित किया, तो हम जान जाएंगे कि हमें चीन में कैसे काम करना चाहिए। हमने कई चक्कर लगाए हैं, लेकिन अक्सर गलती ही सही बात का अग्रदूत होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि चीनी क्रांति और विश्व क्रांति के संदर्भ में, जो इतनी जीवंत और इतनी समृद्ध विविधता वाली है, हमारे अध्ययन का ये सुधार निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगा।